पिछली क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की ग्राफिकल मेथड से। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड में बेसिकली हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन के बारे में आपको पहले बताया भी गया है, फिर भी जो साथ साथ फॉर्मूला आएगा मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। देखिए इसमें क्या करते हैं हम पहली जो इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। इसको हम ड्राइव करने वाले हैं। हम ये मान के चलते हैं इसमें कि लेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, और आपको पता है इंस्टेंटेनियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं a इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। वैसे तो एक्सेलरेशन जो a होता है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है, चेंज इन टाइम, डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। लेकिन अगर ये टाइम इंटरवल जो डेल्टा t को हम टेंड्स टू 0 करवा दें, टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल ले लेते हैं, तो जो dv बाई ये डेल्टा v बाई डेल्टा t है इसको हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt। ये आपको पीछे बताया गया है, नहीं ध्यान है आपको तो रिवाइज कर लें यहाँ से। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा जाता है a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt। यहां से हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं a dt इज इक्वल टू dv। अब इंटीग्रेशन क्या है, साथ साथ आपको फिर से बता रहा हूं। आपने पीछे की क्लासेस में जैसे ये पढ़ा सिग्मा समेशन जिसको बोलते थे, समेशन का ही एक टाइप है जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन में जैसे सम करते हैं एक प्रकार से सम, तो सम का पहला डिजिट s है, तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो इस प्रकार से इस s को कुछ ऐसे बड़ा कर दिया गया है ये, तो ये इंटीग्रेशन का क्या होगा, सिंबल होगा। अब बात यह है कि जो समेशन हमने पढ़ा पहले उसमें और इस इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये कि इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करते हैं और इसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज को। कंटिन्यूअस वैल्यूज मान लीजिए जैसे आपसे कहा जाए 1 से लेके 4 तक का सम, तो 1 से लेके 4 तक का सम करोगे वो कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4। इस प्रकार से जो कंटिन्यूअस सम है वो हम इस इंटीग्रेशन से करते हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज जो होती है उनको हम किससे जोड़ते हैं, समेशन से कम करते हैं। ठीक है, अब इसका जो रूल है वो भी आपको बताया गया था। अब इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो डिस्क्रीट वैल्यू तो इसमें समेशन में होती है, और ये हमारा जो इंटीग्रेशन है इसमें कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं, तो कंटिन्यूअस वैल्यू कहीं से तो स्टार्ट होगी तो कहीं पे जाके वो खत्म होगी। तो जहां से वो स्टार्ट होती है, जैसे मैं 1 से 4 तक का सम बोल रहा था, तो जहां से वो स्टार्ट होती है वो 1 और ये क्या होगा 4, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में। दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो a इंटीग्रेशन किसका होगा, dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका होगा, dv। अब इसकी लिमिट्स क्या है, मोशन जो हो रहा है यहां से लेके यहां तक, जैसे मान लीजिए यहां से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो यहां टाइम में कंसीडर कर लेता हूं t1, और वो यहां तक चला तो यहां के टाइम को क्या कंसीडर कर लूं मैं, t2। ठीक है, t1 था तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1, और t2 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है v1 से लेके v2 तक, और टाइम हो रहा है t1 से लेके t2 तक। तो जब टाइम t1 है तो वेलोसिटी कितनी है v1, टाइम t2 है तो वेलोसिटी कितनी है v2। इसको अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं एक। पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, नहीं किया है तो फिर से कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो फॉर्मूले ऐसे हैं, अगर ये आप नहीं याद करते हो तो फिजिक्स में क्वेश्चन सोल्व करना इम्पॉसिबल सी बात है। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, इसका अगर आपको dy डिवाइडेड बाई dx करना है या dt जो भी करना है, अगर मैं इसका dy बाई dx कहूँ तो d डिवाइड बाई dx एक्स रेज टू पावर n। ये फॉर्मूला आपको बताया था, ये क्या था, पावर को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं n x n माइनस 1 कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, नहीं करना डिवाइड बाई, ये इसका रिजल्ट हो गया। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो रिजल्ट एक्स रेज टू पावर n आएगा। तो इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो इंटीग्रेशन जैसे x है इसकी पावर n और ये dx, इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि यहां जो भी पावर है
x की जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, x की पावर n+1, और डिवाइडेड बाई उस n+1 से उसको डिवाइड कर दो। ओके, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। प्लस इसमें ऑलवेज एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट तब आएगा जब आपको यहां पे लिमिट ना दे रखी हो। ये दो प्रकार से होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक होता है, एक तो डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट वाले में क्या होता है, ये लिमिट्स नहीं दी होती आपको, तो इनडेफिनेट वाले में यहां पे आपको एक कांस्टेंट मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू c मिलेगी, और जो डेफिनेट होता है उसकी आपको लिमिट मिलेंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी लिमिट दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही टाइम को चेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, x⁴n है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा। पीछे वाला वीडियो आपने नहीं देखा है या फिर आपको वो याद नहीं है तो मैं एक दो प्रॉब्लम करके भी दिखा देता हूं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। अब जैसे मेरे पास ये दे रखा है कि x⁴n dx है, इसका इंटीग्रेशन में करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास कितना आएगा, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, उसके लिए हम c लिख देते हैं अगर ये इंडेफिनेट है तो। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास ऐसे है, x⁴n ये मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये है dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं कैसे करूं? तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे dx के साथ कोई भी, देखो एक बात और देखना, d के साथ जो कुछ है यहाँ पे उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल कौन है, ये dx है, तो यहाँ पे x का ही इंटीग्रेशन होगा। x के साथ यहाँ पे कुछ और है जो x पे डिपेंड नहीं करता, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो dx के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूं एक x, उसकी पावर 0। dx के साथ कुछ नहीं था, मैंने अपनी तरफ से मान लिया x⁴0, और आपको पता है किसी भी ऐसे फंक्शन है या कोई वेरिएबल है उसकी पावर आप 0 करते हो, या कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो उसकी पावर 0 कर देते हो तो 1 होता है, पता है आपको। तो अब इसके ऊपर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x0+1 डिवाइड बाई 0+1 इज इक्वल टू x⁴1 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू x। इसका मतलब dx है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कितना हो जाएगा, x। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया x⁴n dx का इंटीग्रेशन, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इसमें जो x है वो नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए बस, और n की वैल्यू, x नहीं n जो है नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। इसके अलावा n की और कोई भी वैल्यू हो सकती है, -2 -3 -4, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू -1 है, -1 का मतलब है अगर ये ऐसे हो 1/x और dx है और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, इसका स्पेशल रिजल्ट है वो होता है log ex, तो उसका रिजल्ट ये होता है। ठीक है, तो इसको आप याद करके रख लें। ये दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये है और एक ये फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं डेरिवेशंस करने में। अब देखो यहाँ पे अब देखो मैंने a बाहर निकाल लिया था, क्यों, d के साथ t है, मतलब यहाँ पे t का ही इंटीग्रेशन होने वाला है, ये कांस्टेंट था मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया a dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देखो dt मतलब dx का क्या था x, तो dt का क्या हो जाएगा t, डायरेक्ट याद कर लो, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट होगी इसकी t1 से लेके t2 तक, दैट इज इक्वल टू, इसी प्रकार से dv, जैसे dx का कितना था x, तो dv का कितना हो जाएगा v, तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया v, और लिमिट होगी v1 से लेके v2 तक। तो ये आपके पास अब हो जाएगा a। लिमिट सोल्व करने का तरीका होता है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी इस टाइम t की जगह एक बार ये रखेंगे t2 माइनस इस t की जगह एक बार ये रखेंगे t1, इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इज इक्वल टू v में भी क्या हो जाएगा v2 माइनस v1। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया at2 माइनस at1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ओके, अब हम ये मान के चलते हैं, इफ, यहां ध्यान देना, इफ t1 इज इक्वल टू 0, t1 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जब आपने स्टार्टिंग किया तो आपने अपनी घड़ी को 0 पे सेट करके रखा था। इस केस में मैंने मान रखा था कि कोई भी आर्बिट्री वैल्यू से आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपने अपने जो वॉच है उसको 0 से स्टार्ट किया है,
तो जो v1 है इसकी करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी उसको हम u बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और t2 फिर क्या हो जाएगा t, तो जो v2 है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी v बोल सकता हूं। ये वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये आपके पास आ गया at, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू v2 क्या हो जाएगा v माइनस v1 क्या हो जाएगा u, और v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इसको हमने ड्राइव किया है बाय द कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड में फॉर्मूला ध्यान रखना। अब हम ड्राइव करने वाले हैं जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको मैं मिटा देता हूं। सेकंड है हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन और टाइम, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज होती है तो आपके पास क्या मिलता है वो भी आप सोच लो तब तक, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इक्वेशन स्टार्ट कैसे करनी है। ये इक्वेशन आएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके ठीक है। अब देखो पहली जो इक्वेशन थी वो थी वेलोसिटी टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो हमने लिखा a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt, है ना। अब हम क्या लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका मतलब ये होगा कि टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, तो टाइम के साथ पोजीशन बदले तो क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेट्स कंसीडर तो टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, तो टाइम के साथ जब पोजीशन बदलती है तो हमें क्या मिलता है, पोजीशन बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम से डिस्प्लेसमेंट बदलेगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कंसीडर किया हमने कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v जो है उसको मैंने लिख दिया dx डिवाइडेड बाई dt, dx डिवाइडेड बाई dt। x यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x इज डिस्प्लेसमेंट है। रीअरेंज, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v dt इज इक्वल टू dx। देखो स्ट्रेट लाइन मोशन है, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ये ओरिजिन है, यहाँ पे पोजीशन में मान लेता हूँ x0, 0 से स्टार्ट हो रहा था। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कोई पोजीशन है x1 टाइम t1 के ऊपर और t2 टाइम पे उसकी पोजीशन कितनी है, x2 है, तो इसको अगर हम अब चेंज हो रहा है, ये मोशन हमारा चेंज हो रहा है, इसमें कहा है अगर मैं t1 से t2 टाइम लेता हूँ, कहाँ से t1 से t2, तो पोजीशन मेरी x1 से किधर हो जाएगी, x2 हो जाएगी। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड, और इंटीग्रेट करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। ये जो v है, ये जो v है ना, ये v टाइम पे डिपेंडेंट है। v टाइम पे डिपेंडेंट कैसे है, देखिए हमारे पास होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे आप अगर टाइम को बदलोगे तो v बदलने वाली है, मतलब ये जो v है कांस्टेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट है। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन का क्या, तो हम इक्वेशन कर लें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है, पूरे का पूरा जो हमारा मोशन हो रहा है उस मोशन में एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका जो ग्राफ बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है। ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, तो इस प्रकार से ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो u भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। टाइम के साथ कौन बदल रहा है, सिर्फ ये बदल रहा है। तो यहाँ पे ये जो v है ना, v को मैं u प्लस at लिख सकता हूँ। तो v को हमने लिखा u प्लस at इंटू dt इज इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन टाइम का लिमिट है, तो टाइम के मैं t1 से t2 ले लेता हूँ। t1 से t2 टाइम ले लिया, तो ये आपके पास हो जाएगा u प्लस at इंटू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये हो जाएगा x1 से लेके x2 तक। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो देखो dt को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, u dt, तो u तो एज इट इज रह जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट हो जाएगी t1 से लेके t2 तक, प्लस a कांस्टेंट है, t dt क्या आ गया, t dt। देखो ये फॉर्मूला बन गया। अब t dt है तो n की पावर होगी 1, तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है तो क्या होता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ t की पावर कितनी है हमारे पास, 1 है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट होगी t1 से t2, दैट इज इक्वल टू
dx का आपको पता कितना हो जाएगा x, और लिमिट है x1 से लेके x2 तक। इसको करेंगे, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो u इंटू T2 माइनस T1 प्लस a, t की जगह T2 रखेंगे तो हो जाएगा T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अगर मैं ये मानूं कि मेरा मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो यहां पे टाइम वैल्यू कितनी थी 0, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं इफ T1 इज इक्वल टू 0, अगर T1 को मैं 0 मान लूं तो x1 कितना हो जाएगा x0, x1 कितना हो जाएगा x0 हो जाएगा। और अगर मैं T2 को t मान लूं तो x2 कितना हो जाएगा x। ये वैल्यूज अगर मैं यहां पुट करूं तो रिजल्ट कितना आता है u T2 माइनस T1, t माइनस 0 कितना हो गया t, प्लस a, T1 तो कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 को होगा x, और x1 को क्या लिख दूंगा x0, x माइनस x0। ये आपके पास होगा x माइनस x0, यहाँ पे मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और बिल्कुल ये इससे इधर है ही नहीं, स्टार्ट हम बिल्कुल 0 0 से कर रहे हैं। टाइम 0 था तब क्या था, x वैल्यू भी x0 की वैल्यू कितनी 0, तो उस केस में इसको आप ड्रॉप कर सकते हो, x को आप s कंसीडर कर दो, s इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। या फिर यहां पे भी आप x माइनस x0 है, इसको s कंसीडर कर लो, यहां से लेके और यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने s मान लिया, x माइनस x0, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब तीसरी क्वेश्चन, जो तीसरी क्वेश्चन है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है, ये जो तीसरी क्वेश्चन है आपके पास वो हुई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपको ड्राइव करनी है। कैसे करेंगे देखिए, हम एक्सेलरेशन को मान सकते हैं a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt। a को क्या कर सकते हैं dv डिवाइडेड बाई dt, a को dv बाई dt कर सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। आ गया dv बाई dt, आ गया ये वेलोसिटी, टाइमर चाहिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करें, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से हमने डिवाइड कर दिया, और इसको ऐसे रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा dv डिवाइडेड बाई dx इंटू dx डिवाइडेड बाई dt। रीअरेंज करने के बाद ऐसे होगा, इस x को मैं यहाँ पे लिया, t को इधर लिया है। रीअरेंज करने का फायदा मेरे को क्या हुआ कि a इज इक्वल टू, ये मेरे पास बचा dv बाई dx हो गया, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट और टाइम dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। अब इसको रीअरेंज कर दो, अब आपके पास हो गया a dx इज इक्वल टू हो गया v dv, a dx इज इक्वल टू v dv। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, a dx इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv। मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 0 से लेके x तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या जिसको s हम बोलते हैं, 0 से s तक कर लेते हैं। x1 से x2 की बजाय मैं डायरेक्ट 0 से s लिमिट ले ली है इसकी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u से लेके, जब पोजीशन 0 थी इतनी वेलोसिटी u थी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v। इसके बीच में मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ।
यानी ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी 0 और वेलोसिटी कितनी थी जिसको हम v1 बोलते हैं वो थी u, यहाँ पे पहुँचा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, और जो v2 की वैल्यू थी वो होगी मेरे पास v। ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज़। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट है 0 से लेके s तक इज इक्वल टू v की पावर कितनी है 1, v dv। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसकी पावर में एक ऐड कर दो, उसी से इसको डिवाइड कर दो, तो हो गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा as, कितना आया, x की जगह s कर दूंगा, s माइनस 0 कितना होगा, s ही हो जाएगा। as इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। रीअरेंज करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये आपके पास आ गई तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन जो है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। तो इसमें जब इन इक्वेशंस को आप इंप्लीमेंट करते हो किसी भी प्रॉब्लम में, तो ये ध्यान रखना जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक ही आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हर सेकंड बदलता जा रहा है, तो उस दौरान आप ये इक्वेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसमें क्योंकि आपने हर बार देखा होगा इंटीग्रेशन में हमने ए का इंटीग्रेशन नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ए को मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ। पीछे वाली जो इक्वेशन थी वहां पे भी हमने ए का इंटीग्रेशन नहीं लिया था, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ए को हम कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। तो जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तब तक तो ये इक्वेशन जो हैं ये एप्लीकेबल हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।